नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कई बार जब मैं खुद भी वारदात सुनती हूँ या कोई क्राइम स्टोरी होती है मैं पढ़ती हूँ तो मेरा भी दिल दहल जाता है। कई बार मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को और हमारे समाज का इतना पतन क्यों हो रहा है। आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। आप सुनकर आपका खुद भी दिल दहल जाएगा कि आखिर हमारे समाज में हो क्या रहा है और हमारा समाज ये किधर जा रहा है। सोचने पर मजबूर कर देता है ये सब। आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ परिवार को बड़ा करने में मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि परिवार बड़ा हो सके। दूसरी चीज़, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, उससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो अब चलते हैं वारदात के साथ। ये जो वारदात है ये है 17 अगस्त 2019 की। 2019 में कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, ये हमारे भारत का तीसरा बड़ा शहर है। बहुत अच्छा है, बहुत रश है और बहुत हरा भरा शहर है ये। यहीं पर ही एक फैमिली रहा करती है। राजाजी नगर थाना है, उसी क्षेत्र में एक रोड है नागराज रोड। वहाँ पर एक सोसाइटी है जिसके 5वीं ब्लॉक में एक फैमिली रहती है जय कुमार जैन की। जय कुमार जैन अपनी बीवी पूजा और 2 बच्चों ईशा और छोटे बेटे के साथ, जो घर में टोटल मेंबर्स थे वो थे 4, वो रहा करते थे। क्योंकि जो जय कुमार जी हैं, जय कुमार का जो बिजनेस है वो होलसेल कपड़ों का होलसेल का काम था, तो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था उनका। मतलब ये कहूँ कि अगर एक अच्छी फैमिली थी, वीआईपी फैमिली थी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी जिसकी उनके घर में कोई कमी थी। तो एक पूरा समृद्ध परिवार जिसको कहते हैं वो परिवार था। सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। दोनों बच्चों पर जय कुमार जी जो हैं वो जांच रखते थे। उनको अपने दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे और वो हमेशा चाहते थे कि जो उनकी बेटी है, जो कि बेटी बड़ी थी, 15 साल की ईशा थी और 10 साल का उनका बेटा था, वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी जिस भी फील्ड में जाए बस अपना नाम रोशन करे, अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। वो सिर्फ यही अरमान था उनका। बेसिकली जो ये फैमिली है ये राजस्थान के जयपुर क्षेत्र के पास की है, किसी एक गांव की है, वहाँ से बिलोंग करती थी। पर बिजनेस के चक्कर में ये लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। एक बार इनकी वाइफ को किसी फैमिली फंक्शन में बाहर जाना था। ये बात है 17 अगस्त 2019 की, शनिवार का दिन था। इनकी वाइफ को फैमिली फंक्शन में कहीं बाहर जाना था, तो वो और उनका बेटा दोनों जाने का डिसाइड करते हैं। तो जो जय कुमार जी हैं, जय कुमार जी अपनी वाइफ और बच्चे को दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़कर आते हैं। शाम की बात है, शाम को 7 बजे उनकी ट्रेन थी। छोड़कर आते हैं, वापस आते हैं तो जय कुमार जी और उनकी बेटी जो है ईशा, दोनों साथ में डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद एज यूजुअल जैसे उनकी वाइफ पूजा अपने हस्बैंड को, जय कुमार को, रात में सोने से पहले दूध दिया करती थी 1 गिलास, सेम उसकी बेटी ने भी 1 गिलास दूध अपने पापा को दिया और बोला कि पापा दूध पी लो। जय कुमार जी ने दूध पिया और उसके बाद उनकी बेटी भी अपनी जगह सोने चली गई। 18 अगस्त 2019 को सुबह 7 बजे लोग जब उठने लगे तो लोगों ने देखा कि जय कुमार जी के घर से आग की तेज तेज लपटें उठ रही हैं और धुआं उठ रहा है। वो हाबड़ ताबड़ में जल्दी से उठ के और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं, पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फायर ब्रिगेड जो है वो ऑन द स्पॉट पहुंचती है। इतने में उनकी जो बेटी की है, बेटी की चीखें अंदर से आने लग जाती हैं। तो फायर ब्रिगेड आग को कंट्रोल में लेती है, आग को बुझाने की कोशिश करती है। वहीं पर पुलिस स्टेशन से पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच चुकी होती है। जब मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि जब आग पे कंट्रोल किया गया तो वहां से जय कुमार जी का झुलसा हुआ शव उन्हें बरामद हुआ
ऑलमोस्ट मतलब वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और बेटी और उनके घर में एक और भी लड़का था, जो पड़ोस का लड़का था, प्रवीण और ईशा, दोनों के हाथ झुलसे हुए थे। दोनों के हाथों में आग बुझाने में उनके हाथ झुलस गए थे। बॉडी की जो प्राथमिक जो भी कार्य होते हैं, पुलिस वो काम कंप्लीट करती है और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही फॉरेंसिक टीम आ जाती है और फॉरेंसिक टीम अपनी जांच करने लग जाती है। लेकिन जब वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे थे तो वहाँ पर पुलिस को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये आग से डेथ नहीं हुई है। जब उनकी बेटी से पूछती है तो बेटी बताते हैं कि 7 बजे के समथिंग, सॉरी, सुबह सुबह पापा उठ के और नहाने गए हुए थे 5 बजे के समथिंग, और नहाने के बाद वहीं पर ही शॉर्ट सर्किट हुआ और वॉशरूम में आग लग गई। उसने बताया कि हम लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और ये इसी कारण से हमारे भी हाथों में जो है वो झुलस गए हैं। पुलिस ने चलो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। अब उसके बाद जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है तो फॉरेंसिक टीम को कुछ गड़बड़ लगता है। उनको जो जयकुमार जी का बेडरूम था, बेडरूम के गद्दे से जो ब्लड के स्टेन्स नजर आए जो कि साफ किए गए थे, और उसके साथ ही फर्श पर या दीवार पे ब्लड के स्टेन्स साफ करने के निशान समझ में आए। तो जब ये सबूत पुलिस तक पहुंचते हैं तो पुलिस को डाउट हो जाता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये आग लगने से डेथ नहीं हुई है। उसके बाद वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करने लग जाते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जो केस है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। उसमें ये था कि जय कुमार की मौत आग लगने से नहीं हुई है, उनको किसी तेज धारदार हथियार से मारा गया है और उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब पुलिस को समझ में ना आए कि वो किस पर डाउट करें, चूंकि उनकी बेटी बता रही है कि पापा जो है वो नहाने गए थे, वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उन्हें सबसे पहला जो डाउट हुआ वो उनकी बेटी पर हुआ। अब जब बेटी पर डाउट हुआ तो बेटी चूंकि माइनर थी तो उसको डायरेक्ट अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे और कोई सबूत नहीं था तो उसको कैसे अरेस्ट करते। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने आस पड़ोस में और जो उसके सर्कल में बच्चे थे, उसके स्कूल में जो बच्चे थे, उन सब से पूछना शुरू किया। तो पता लगा कि जो ईशा है वो 10th स्टैंडर्ड में है और वो एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रही है और उसी स्कूल से पास आउट है प्रवीण। तो ये दोनों साथ साथ उसी स्कूल से पास आउट हैं। क्योंकि ईशा जो है वो अभी पढ़ रही थी, लेकिन प्रवीण जो है वो फर्स्ट ईयर कर रहा था और उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। यहाँ जो प्रवीण के फादर हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से इसके फादर को, प्रवीण के फादर को और कुछ और लोगों को कुछ पैसे देकर कंपनी जॉब से निकाल देती है। इसके फादर क्या करते हैं, जो उनको पैसे मिले होते हैं वो अपने इकलौते बेटे, चूंकि इकलौता बेटा था, उसके नाम पर कर देते हैं और उसी से जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट से उनका घर चलता है। अब यहाँ से पता चलता है कि ईशा और प्रवीण के बीच में अफेयर चल रहा है। तो जब पुलिस को ये बात पता लगती है तो पुलिस का डाउट जो है वो कंफर्म हो जाता है कि ये श्योर है कि इनकी बेटी ने ही अपने फादर की हत्या की है। पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है। दोनों को अलग अलग रख के पूछा जाता है। अब चूंकि बच्चे थे, पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो था नहीं, 15 साल का बच्चा है, वो कितना छुपा लेगा, वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, 18 साल का है, वो भी क्या ही छुपा लेगा। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछना शुरू किया तो बात ये सामने आई कि लगभग 5 साल से प्रवीण और ईशा दोनों फ्रेंड हैं और दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। ये बात पहले फादर को पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फादर को पता लगी तो फादर ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया। क्योंकि ईशा जो है वो मॉडर्न सोच की लड़की थी, उसको मॉडर्न क्लोथिंग वेयर करने पसंद थे, तो वो अपने हिसाब से रहना उसको पसंद था। यहीं पर पता लगता है कि 2 साल पहले, सोचिए 15 साल का बच्चा है, वो 15 साल की लड़की है, 2 साल पहले मतलब जब वो 13 साल की थी ईशा, तब वो अपने घर पे
ये बोलकर निकलती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ, 3-4 दिन के लिए हम पिकनिक पर जा रहे हैं, स्कूल का ट्रिप है। और वो जाती है बॉम्बे, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, प्रवीण के साथ। और वो 4-5 दिन लगा कर आती है, और इन बिटवीन वो वहाँ पर फ़ोटोशूट करवाती है। फ़ोटोशूट के साथ साथ वो वहाँ पर एक मॉडलिंग का कंपटीशन था, वहाँ पर भी वो पार्टिसिपेट करती है और 4-5 दिन लगा कर आती है। जब वो घर वापस आती है तो उसके पिता को पता चलता है कि ईशा जो है वो अपनी सहेलियों, मतलब सहेलियों के साथ पिकनिक पर नहीं गई थी, ये बॉम्बे गई थी। तो इसके फादर जो हैं वो ईशा की पिटाई लगाते हैं, और पिटाई कम नहीं, उसकी बेल्ट से पिटाई करते हैं। और जब उनको ये पता लगता है कि ईशा अपनी सहेलियों के साथ नहीं गई थी बॉम्बे, अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ बॉम्बे गई थी, तब वो क्या करते हैं, ईशा का जो फ़ोन था, ईशा का फ़ोन जो है वो अपने पास ले लेते हैं और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि वो सिर्फ स्कूल जाएगी और स्कूल से सीधा घर आएगी, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाएगी। उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। अब वो बड़ी मुश्किल से, जब उसके पास फ़ोन नहीं है और वो मिल नहीं सकती, तो वो क्या करती है, वो चोरी छुपके शॉपिंग मॉल्स में अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण से मिलना शुरू कर देती है। जब प्रवीण से मिलना शुरू करती है और वो बताती है कि उसके फादर ने उसका फ़ोन ले लिया है, तो प्रवीण क्या करता है, प्रवीण एक दूसरा फ़ोन खरीद कर ईशा को दे देता है। अब वो दूसरे फ़ोन से चोरी चोरी प्रवीण से बात करने लग जाती है, लेकिन उसके फादर को ये भी पता लग जाता है। जब जय कुमार को ये पता लग जाता है तो वो वाला दूसरा जो फ़ोन था वो भी ईशा से ले लेते हैं। और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जब ईशा को इतनी ज़्यादा बंदिशें लगने लग गई तो ईशा ने फिर अपने बॉयफ्रेंड से कहा, प्रवीण से, कि अब मैं अपने फादर से छुटकारा चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर जो है ना, अब मुझ पर और रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, इनका कुछ करना पड़ेगा। प्रवीण कहता है तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ करते हैं। और इसके बाद से ईशा ये प्लानिंग करने लग जाती है। और उसके बाद लगभग 1 महीने, जब वो ईशा बताती है कि लगभग 1 महीने पहले से, जुलाई महीने से वो अपने फादर को मारने की प्लानिंग करने लग जाती है। उसने कई क्राइम शोज देखे, कई क्राइम स्टोरीज देखी, और इस तरीके से वो प्लानिंग करने लग जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को सारी चीज़ें बताती है। अब बात आती है 17 अगस्त की। 17 अगस्त को जब उसको पता लगता है कि उसकी माँ और उसका भाई, चूँकि ईशा को भी फोर्स किया जाता है जाने के लिए, लेकिन ईशा मना कर देती है पढ़ाई का बहाना करके कि मेरा बोर्ड है और मुझे पढ़ाई करनी है। तो उसकी माँ और उसका बेटा, उसका भाई, दोनों चले जाते हैं। अब ईशा के पास मौका था अपने फादर को मारने का, तो वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और ये दोनों मिलकर अपने फादर को मारने का प्लान करते हैं। रात में सोने के पहले जब ईशा दूध लेकर आती है तो फादर को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरा बच्चा कम से कम समझ तो रहा है कि मेरा रूटीन क्या है। वो दूध पीते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि उस दूध में 6 नींद की गोलियां मिली हुई हैं। ईशा उनको 6 नींद की गोलियां मिलाकर और दूध पीने के लिए देती है। वो दूध पीते हैं और दूध पीते के साथ ही थोड़ी देर में उनको इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वो बिस्तर पर सो जाते हैं। अब ईशा उनको हिलाती है, हिला के कंफर्म करती है कि फादर बहुत गहरी नींद में सो चुके हैं, उन पर जो 6 नींद की गोलियां हैं उनका असर हो चुका है। तो इसके बाद वो फिर फ़ोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। जब उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है तो वो तेज़ धारदार जो चाकू था उससे उन पर वार करते हैं और उनको मार देते हैं। जब वो जय कुमार को मार देते हैं, मारने के बाद फिर वो आइडिया लगाते हैं कि अब क्या किया जाए। वो रात पूरी गुजरने का वेट करते हैं। इन बिटवीन वो सारे स्टेन्स जो थे, ब्लड के जो निशान थे, वो साफ़ करने की कोशिश करते हैं। जो गद्दे पर ब्लड के निशान थे उनको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। जो चादर पर निशान थे उन चादर को धो के और सूखने के लिए डाल देते हैं। और उसके बाद सुबह सुबह ईशा घर से निकलती है और 3 बॉटल्स में पेट्रोल भर के लेकर आती है। और उसके बाद वो ईशा अपने फादर को प्रवीण की सहायता से बाथरूम में खींच कर लेके जाती है और बाथरूम में उनके ऊपर पेट्रोल डाल देती है और पेट्रोल से फिर आग लगा देती है। जो कि पेट्रोल की आग थी तो वो आग पकड़ लेती है। और उसके बाद जो था वो मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ कि उसके बाद आग की लपटें होती हैं, पड़ोसी देखते हैं, पड़ोसी फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, साथ में पुलिस को बुलाते हैं। तो कैसे कैसे जो फोरेंसिक टीम है वो इन्वेस्टिगेट करती है और प्रूफ सामने रखती है। उसके बाद पुलिस जुवेनाइल कोर्ट में लेकर जाती है
ईशा को, क्योंकि माइनर थी तो उस पर केस चलता है और केस के बाद कोर्ट उसको जुवेनाइल सेंटर भेज देती है। यहाँ पर प्रवीण को कोर्ट में लेकर जाया जाता है, चूँकि वो मेजर था, वो 18 साल क्रॉस कर चुका था, तो उसको कोर्ट में लेकर जाया जाता है, उस पर केस चलता है और उसको सजा हो जाती है। ये थी पूरी वारदात। और वारदात के बाद मतलब समझ नहीं आता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस वारदात के बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन ताज्जुब होता है इस बात पे कि बच्चों को क्या होता जा रहा है, कहाँ जा रही है हमारी जनरेशन। मैंने शुरू में ही एक चीज़ बोली थी कि हमारी जनरेशन को क्या होता जा रहा है, हमारे बच्चों को क्या होता जा रहा है, और कैसी कैसी एक्टिविटीज़। जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। समझ नहीं आता कि बच्चों की परवरिश कैसे करें और कैसे ना करें। जय कुमार ने भी तो अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ। वो यही तो चाहते थे कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से परवरिश उसको दी जाए, लेकिन हुआ क्या। ये थी पूरी वारदात। अब बात आती है आज के सवाल की। चूंकि कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो बाल मजदूरी है उसकी एज जो है वो 14 साल है। 14 साल से कम के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, लेबर वर्क नहीं करवा सकते। लेकिन वो कौन सा अधिनियम पारित हुआ था और वो अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उसका आंसर है बाल मजदूरी निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। 1986 में ये अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि 14 साल से कम के जो बच्चे हैं वो लेबर वर्क नहीं कर सकते, उनसे मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। तो ये था कल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। तो आज का सवाल ये है कि भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी में थी? मतलब जो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी थी, उसका आपने नाम बताना है, किस नदी पर थी। सवाल बहुत आसान सा है, सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कल सवाल का जवाब। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।